ओके हाय ऑल, वेलकम टू एजीबीएस एकेडमीज यूट्यूब चैनल। जो नर्सेस गल्फ कंट्रीज के लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा है उन लोगों के लिए हम खास करके एक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें 35 आवर्स का थ्योरी क्लासेस है और उसके साथ साथ क्वेश्चन डिस्कशंस, मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम मोड क्वेश्चंस भी है, एग्ज़ाम मोड प्रैक्टिस टेस्ट भी है। तो इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि आपकी कन्वीनियंट टाइम पे क्लासेस देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है और जितनी बार देखना चाहते हैं उतनी बार आप देख सकता है। तो इस क्लासेस के हेल्प से एंड द क्वेश्चन डिस्कशन के हेल्प से आप आसान से एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन डिस्कशन सेशन। इससे पहले एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन डिस्कशन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल एनीमिया ट्रेट। द परसेंटेज फॉर द चाइल्ड टू हैव द डिसीज इज ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% एंड ऑप्शन डी 25%। तो यहाँ पे क्वेश्चन है related to sickle cell anemia trait. Okay, question is related to sickle cell anemia trait. इसका एक और टर्म है, बोलते हैं सिकल सेल कैरियर्स। ओके, मतलब ये जो क्रोमोसोम है, सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है जिसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और जो नॉर्मल शेप जो है वो बदल के सी शेप में या फिर सिकल शेप में चेंज हो जाता है। तो ये है नॉर्मल आरबीसी का शेप एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के वजह से ऐसे सी या सिकल शेप में बन जाता है। ऐसा रिजल्ट क्या हो जाता है, ये जो सिकल शेप्ड आरबीसी है वो ब्लड वेसल्स के अंदर स्टिक ऑन करके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको स्टॉप करता है, जिसकी वजह से डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाता है और पेशेंट को हाइपोक्सिया, डिहाइड्रेशन एंड सीवियर पेन हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया के बारे में नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया ट्रेट के बारे में। क्योंकि ये जो सिकल सेल एनीमिया एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है तो चाइल्ड को, नेक्स्ट बेबी को ये डिसीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो क्राइटेरिया ऐसा है, अगर दोनों पेरेंट्स सिकल सेल एनीमिया ट्रेट या कैरियर्स हो तो 25% चांसेस है उनके चाइल्ड को ये डिसीज़ आने का। ठीक है, अगर एक पेरेंट कैरियर है और दूसरा पेशेंट को अगर ये सिकल सेल डिसीज़ है, इफ़ वन पेरेंट इज हैविंग सिकल सेल एनीमिया एंड द अदर इज अ कैरियर, तो चांसेस हो जाता है 50%। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर दोनों पेरेंट्स को सिकल सेल एनीमिया है तो 100% उनके चाइल्ड को ये डिसीज आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल एनीमिया ट्रेट, मतलब दोनों पेरेंट्स कैरियर्स है, तो चांसेस है ऑप्शन डी 25%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रिपीटेडली एग्जाम्स के लिए आ रहा है। तो वंस अगेन आई विल रिपीट, अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर्स है तो 25% चांस फॉर देयर चिल्ड्रन। अगर एक पेरेंट को सिकल सेल डिसीज़ है और दूसरा पेरेंट कैरियर है तो 50%। एंड अगर दोनों पेरेंट्स को सिकल सेल एनीमिया है तो 100% चांस फॉर द चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया ट्रेट है, मतलब बोथ आर कैरियर्स। कैरियर्स मतलब पेरेंट्स के बॉडी के अंदर क्रोमोसोम होगा लेकिन सिम्टम्स कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया ट्रेट, इफ बोथ पेरेंट्स आर सिकल सेल एनीमिया ट्रेट, the chances are 25%. Okay, so correct answer is option D, 25%. Next question, when the nurse put the baby with high temperature into cold water, the baby will lose the temperature through. तो यहाँ पे क्वेश्चन है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में। ठीक है, ऑप्शंस आर ए इवोपरेशन, बी कंडक्शन, सी कन्वेक्शन, डी रेडिएशन। ओके, सो देर आर 4 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। बॉडी के अंदर से हीट लॉस जो हो जाता है वो इन चारों रीजन के वजह से हो जाता है। तो देखते हैं हर एक ऑप्शन का डेफिनेशन। रेडिएशन मतलब रेडिएशन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जो हीट जो लॉस हो जाता है जिसको कहते हैं रेडिएशन।
एक एग्जाम्पल है फोटोथेरापी। जब हम बेबी को फोटोथेरापी के लिए प्लेस करता है तो उस फोटोथेरापी डिवाइस के थ्रू फोटोथेरापी डिवाइस के रेडिएशन के थ्रू हम बेबी के बॉडी का हीट जो लॉस हो जाता है उसको कहते हैं रेडिएशन। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट अगर रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस हो जाता है उसको कहते हैं रेडिएशन। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है फोटोथेरापी। सी है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब बिना कोई कॉन्टैक्ट के एक कोल्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरफ हमारे बॉडी का हीट फ्लो हो जाता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी सरफेस टू अ कूलर सॉलिड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। एक एग्जाम्पल है एसी रूम, या फिर जब हम फैन ऑन हो जाता है, फैन ऑन करता है तो हमको क्यों ठंड लगता है, हमारे बॉडी का जो हीट है वो सीधा एसी के अंदर या फैन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। ऑप्शन बी कंडक्शन। कंडक्शन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू कन्वेक्शन। जब एक कोल्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट बॉडी पे रखता है तो हो जाता है कंडक्शन। एग्जाम्पल है आइस पैक। जब हम आइस पैक बॉडी पे रखते हैं तो बॉडी के अंदर जो हीट है वो शिफ्ट हो जाता है टू द आइस पैक, ठीक है। सो वेन एवर अ कोल्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन आवर बॉडी द हीट लॉस occurs is known as conduction. And last is a evaporation. evaporation मतलब बॉडी के हीट निकल जाता है थ्रू वेपर और गैस। कैसे हो जाता है, जब भी हमारे बॉडी किसी लिक्विड सब्सटेंस पे कांटेक्ट हो जाता है तो उस लिक्विड के कांटेक्ट के वजह से बॉडी का हीट बाहर निकलता है, जिसको कहते हैं इवापोरेशन। सो व्हेन एवर बॉडी कम्स इनटू कांटेक्ट विद अ लिक्विड द हीट लॉस occurs is known as evaporation. तो क्वेश्चन यहाँ पे है द बेबी विथ हाई टेम्परेचर इज पुट इनटू कोल्ड वाटर विच मीन्स लिक्विड, तो द हीट लॉस occurs is known as evaporation. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए evaporation. अगला क्वेश्चन है which hormone is responsible for uterine wall change, breast enlargement during pregnancy, leukorrhea and hyperemesis. Which of the following placental hormone is responsible? तो यहाँ पे ओबीजी रिलेटेड क्वेश्चन है, which कौन सी हार्मोन है जो ये सारे चीज़ों को हेल्प करता है, वो है यूट्राइन वॉल चेंज, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ल्यूकोरिया एंड हाइपरेमेसिस। ल्यूकोरिया एक ऐसे कंडीशन है, ल्यूकोरिया मीन्स वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द वजाइना। इन्फेक्शन के वजह से वजाइना से एक वाइट डिस्चार्ज निकलता है, उसको कहते हैं ल्यूकोरिया। सो इन सारे चीज़ों को कौन सी हार्मोन के हेल्प से हो जाता है, यही है क्वेश्चन। ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, HCG एंड TSH। HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो द आंसर इज ईस्ट्रोजन। इन सारे चीज़ों को मदद करने वाला हार्मोन है ईस्ट्रोजन। एक्चुअली हाइपरेमेसिस जो है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम मतलब एक्सेसिव वोमिटिंग होगा पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके। एक्चुअली हाइपरेमेसिस का रीज़न है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। लेकिन हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम में पेशेंट के ब्लड के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप इन सारे चीज़ों को देखते हैं तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, यूट्राइन वॉल चेंज, ल्यूकोरिया एंड हाइपरेमेसिस इन सारे चीज़ों के रेस्पॉन्सिबल हार्मोन जो है वो है ईस्ट्रोजन। सो आंसर इज ऑप्शन बी ईस्ट्रोजन, ओके। Nurse manager pull out a nurse from medical ward to CCU. Which of the following patients should be assigned to the nurse? तो एक सीनियर नर्स मैनेजर ने दूसरे डिपार्टमेंट से, मेडिकल वार्ड से एक नर्स को शिफ्ट किया है टू द कार्डियक केयर यूनिट। तो उस नर्स को कौन सी ड्यूटी असाइन करना चाहिए, ये क्वेश्चन। सो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, एक चीज़ आपको याद रखना है कि दूसरे डिपार्टमेंट से एक नर्स को शिफ्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज है, लेकिन वो नर्स यहाँ पे न्यू नर्स है। तो उस नर्स को हम ऐसे ड्यूटी नहीं असाइन करना चाहिए
जो बहुत रिस्क होने वाला है, ठीक है। हाई रिस्क केसेस शुड नॉट बी असाइन टू अ न्यू नर्स, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस देखेगा तो ऑप्शन ए, पेशेंट जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कार्डियक कैथेटराइजेशन, बी, patient just received with unstable angina on heparin infusion, C, patient need discharge education about coronary stenting, and D, patient on Lasix IV have acute left ventricular failure. Okay, patient just transferred from cardiac catheterization, cardiac catheterization के बाद पेशेंट को शिफ्ट किया है। उस पेशेंट को हैंडल करने के लिए ऐसी स्टाफ चाहिए जो इस सारे प्रोसीजर्स के बारे में अच्छी तरह से एक्सपीरियंस्ड हो। तो एक न्यू नर्स को ऐसी पेशेंट को असाइन नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अगेन दूसरा ऑप्शन बी दूसरा ऑप्शन बी, पेशेंट जस्ट रिसीव्ड विद अनस्टेबल एंजाइना ऑन हेपारिन इन्फ्यूजन, ये दूसरा कंडीशन भी ऐसा है जो कार्डियक रिलेटेड है, उसको हैंडल करने के लिए भी एक एक्सपीरियंस स्टाफ के ज़रूरत है। सी, पेशेंट नीड डिस्चार्ज एजुकेशन अबाउट कोरोनरी स्टेंटिंग, अगर आप एक ही पेशेंट को डिस्चार्ज एजुकेशन देता है तो उस नर्स को सारे चीज़ों के बारे में पता होना है राइट फ्रॉम द एडमिशन टाइम, सारे डिटेल्स उसको अच्छी तरह से पता चलना है, क्योंकि तो एक न्यू नर्स को ये पेशेंट को भी असाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी, पेशेंट ऑन लासिक्स आईवी हु हैव एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, यहाँ पे एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट आईवी लासिक्स पे है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली ये है कि उस पेशेंट को ऑब्जर्व करना, यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना, तो एक न्यू नर्स के लिए यही प्रोसीजर सही हो जाता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड बी असाइन टू द नर्स हु इज शिफ्टेड फ्रॉम अनदर वार्ड, दूसरी डिपार्टमेंट से अगर एक न्यू स्टाफ को हम शिफ्ट करता है तो उसको ऐसी ड्यूटी असाइन करना चाहिए, खाली ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वो ऐसी ड्यूटी नहीं असाइन करना चाहिए जिसको उस पेशेंट को एक एक्सपीरियंस नर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पेशेंट ऑन लासिक्स आईवी हु हैव एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज हैड अ राइट मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी दिस मॉर्निंग, विच एक्सरसाइज शुड द नर्स एनकरेज द क्लाइंट टू परफॉर्म दिस इवनिंग। तो इमेजिन आज सुबह को एक पेशेंट का सर्जरी हुआ है, सर्जरी जो है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। क्वेश्चन ये है कौन सी एक्सरसाइज उसको देना चाहिए टू परफॉर्म दिस इवनिंग, आज शाम को कौन सी एक्सरसाइज उस पेशेंट को देना चाहिए। तो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सर्जरी के बाद ऐसी एक्सरसाइज नहीं देना चाहिए जिसको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि देयर विल बी स्टिचेस ऑन द सर्जिकल साइड। तो वुंड हील होने के बाद या स्टिच पूरा निकालने के बाद ही ऐसी एक्सरसाइज देना चाहिए जिसको बहुत सारी प्रेशर या स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, हेयर कॉम्बिंग एक्सरसाइज विद द राइट आर्म, बी, वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइज विद द राइट आर्म, सी, मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स एंड रिस्ट ऑफ द राइट आर्म, डी, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज मतलब पेशेंट को अपने आप से नहीं कर सकता है, किसी और की हेल्प चाहिए, वो खास करके देता है क्वाड्रिप्लीजिया या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स को, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से पैरालिसिस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ऑप्शन ए एंड बी ये दोनों एक्सरसाइज हम मैस्टेक्टमी के बाद देता है या फिर पेशेंट को एजुकेट करता है एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन ये दोनों एक्सरसाइज करने के लिए हैंड को ऊपर लिफ्ट करना पड़ता है, जिसको बहुत सारे प्रेशर या स्ट्रेस चाहिए, ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, आज ही सर्जरी हुआ है तो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी हमें ये दोनों एक्सरसाइज पेशेंट को नहीं दे सकता है। तो मोस्ट सूटेबल आंसर इज मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स एंड रिस्ट ऑफ द राइट आर्म, खाली जो फिंगर्स को या रिस्ट को मूवमेंट करने के लिए बोलता है। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स एंड रिस्ट ऑफ द राइट आर्म। ओके, वंस द वुंड इज हील्ड, अगर वुंड हील होने के बाद, स्टिच रिमूव करने के बाद हम दो एक्सरसाइज खास करके देते हैं, वो है हैंड कॉम्बिंग एक्सरसाइज विद द राइट आर्म एंड वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइज विद द राइट आर्म। क्योंकि सर्जरी आज ही हुआ है तो लाइट एक्सरसाइज शुड बी गिवन, वो है
movement of fingers and wrist of the right arm. Next question. The mother was coming to give her baby vaccination. Then she asked the nurse about the baby that he has chronic constipation and defecate ribbon-like stool. The stool after pass is bad smell. Which of the following questions should the nurse ask the mother? Okay, तो पहले हम देखते हैं कि बेबी का प्रॉब्लम क्या है. बेबी का प्रॉब्लम है chronic constipation and most importantly ribbon-like stool. तो ribbon-like stool एक ऐसी कंडीशन में होता है जिसका नाम है हर्ट्ज-स्प्रंग्स डिसीज और एगैंग्लियोनिक मेगाकोलन. ये एक बर्थ डिफेक्ट है. इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन में खास करके लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन सिग्मोइड कोलन या रेक्टम पे गैंग्लियोनिक सेल्स जो है वो एब्सेंट हो जाता है. गैंग्लियोनिक सेल्स मतलब नर्व सेल्स जिसके हेल्प से नर्व्स डेवलप हो जाता है. तो यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होने की वजह से वहाँ पे नर्व डेवलपमेंट नहीं हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस जो है नॉर्मल बवल मूवमेंट, उस बवल मूवमेंट को हेल्प करते हैं ये नर्व्स. तो नर्व सेल्स एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस नहीं होता है. तो जो ऊपर से जो स्टूल आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे अक्यूमुलेट होता है और उसके कारण ये जो इंटेस्टाइन का एरिया है वो डिस्टेंट हो जाता है जिसको कहते हैं मेगाकोलन. एनलार्जमेंट होने के लिए कहते हैं मेगाकोलन. तो इस कंडीशन का कहते हैं हर्ट्ज-स्प्रंग डिसीज और एगैंग्लियोनिक मेगाकोलन. यहाँ पे दो खास इंपॉर्टेंट फीचर्स है. एक है ये क्वेश्चन पे हमने देखा है वो है रिबन लाइक स्टूल, लेकिन पहला जो साइन है वो है कॉन्स्टिपेशन या फेलियर टू पास मेकोनियम. उसको कहते हैं मेकोनियम इलियस. तो 48 आवर्स के अंदर बेबी जो मेकोनियम पास होना चाहिए वो पास नहीं कर सकता है. तो ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल हम क्या करते हैं, डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं. अगर डिजिटल एग्जामिनेशन करेगा तो बेबी फ्लैटस पास करेगा और उसके बाद स्टूल को भी पास करेगा. वो स्टूल का अपीयरेंस जो है वो है रिबन लाइक स्टूल. एक बार फिर हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा. द मदर वॉज कमिंग टू गिव हर बेबी वैक्सीनेशन. Then she asked the nurse about her baby that he has chronic constipation and defecate ribbon-like stool. The stool after pass is bad smell. Which of the following questions should the nurse ask the mother? तो हमें पहला ये पता चलना चाहिए कि ribbon-like stool जो है वो होता है हर्ट्ज-स्प्रंग डिसीज में. हर्ट्ज-स्प्रंग डिसीज का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है या अर्ली साइन जो है वो है मेकोनियम इलियस या फेलियर टू पास द मेकोनियम. अब हम ऑप्शंस देखते हैं. ए, व्हाट आर द फ्लूइड्स यू प्रोवाइड टू योर बेबी दिस वीक. बी, व्हाट इज द फाइबर डाइट डू यू गिव टू योर बेबी. सी, हैव योर बेबी डिलेड पासिंग मेकोनियम आफ्टर डिलीवरी. डी, हाउ लॉन्ग हैव बीन दिस प्रॉब्लम. अगर आप चारों ऑप्शंस को देखिएगा तो रिलेटेड टू रिबन लाइक स्टूल या हर्ट्ज-स्प्रंग डिसीज एक ही सवाल है, हैव योर बेबी डिलेड पास मेकोनियम आफ्टर डिलीवरी. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर.